हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस का उसका लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। जनरली इसमें आज आपका पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाएगा और लास्ट में जो छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ है एक करके अंडरग्राउंड वाटर करके, उससे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिए गए। फर्स्ट चैप्टर में जितना भी तुमसे एनसीईआरटी या मास्टर तुमसे जो क्वेश्चन करेगा ना, वो तुम्हारा 3 पार्ट में जो पढ़ाओ उसी में से आएगा। ये पार्ट हल्का सा है। अंडरग्राउंड वाटर तुम्हारा भी एक एजेंट की तरह काम करता है तुम्हारे इरोजन में, तो उसके लिए हल्का सा डिस्कस करने पड़ जाता है। थोड़ा सा सेफ साइज का वेरिएशन पूछ सकता है तुमसे। ठीक, तो उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक रहेगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, जब प्रयास करेंगे जल्दी खत्म हो जाए, तो फिर वही भी तो करना है उसको फिर दोबारा। ठीक, और लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चन को 6 या 7 क्वेश्चन है जहां तक मुझे लग रहा है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी टोटल अगर देखोगे तो 15 क्वेश्चन है, लेकिन हमको डिस्कस केवल 6 करना है, क्योंकि जो लेफ्ट क्वेश्चन बच रहे हैं तुम्हारे 7 या 8 जो बच रहे हैं वो तुम्हारे ऐसा कि प्रोजेक्ट वर्क वाले हैं। मतलब उसको तुम मास्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो, स्कूल वाले। ठीक है, उससे पूछ रहा है कि बताओ अच्छा तुम अपने इलाके में अगर तुम्हारे भूकंप आ जाए तुम क्या करोगे। अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे चक्कर नहीं पड़ना है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क है, उतना इम्पोर्टेंट उतना नहीं। तो चलते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। लास्ट लेक्चर शुरू करते हैं मिनट से पहले। ठीक, इसमें जो लास्ट वाली टॉपिक तुम्हारी बच गई थी सब हो गया था। अंडरग्राउंड वाटर छूट गया था, तो इसको भी आज देख लेते हैं। उससे इससे अंडरग्राउंड वाटर से तुम्हारा उतना क्वेश्चन आएगा नहीं, ध्यान में उतना देख लेना, आएगा नहीं। अगर मान लो तुम्हारा मास्टर थोड़ा संख्यों टाइप का होगा तो लास्ट वाले पार्ट से भी क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, उसे देना नहीं चाहिए उतना, इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं है, बचा ही कुछ नहीं। जो मेन था कि बीच क्या होता है, इरोजन क्या होता है, और वेदरिंग क्या है, कितने टाइप्स की वेदरिंग है, कितने टाइप्स का इरोजन है, गर्दन क्या है। ठीक है, ये सब आपकी जनरली क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर केवल मान लो मास्टर तुम्हारा एनसीईआरटी साइज के हिसाब से क्वेश्चन उठाएगा तुम तो ऐसे ही उड़ा दोगे, सीधा उड़ा दोगे। तो चलते हैं अंडरग्राउंड वाटर पे। क्या है अंडरग्राउंड वाटर, देखते हैं। अंडरग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे के पानी के बारे में बात करें। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके नीचे तो पानी का मूवमेंट हो ही रहा है। एक ग्राउंड लेवल होता है जहाँ से हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो ग्राउंड लेवल है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। कैसे कि पहाड़ों के नीचे कैसे वाटर मिल जाता है। लोग बहुत ज्यादा लंबी बहुत नीचे तक तो डिग करते हैं, खोदते चल जाते हैं, फिर उनको 80-82 लेवल के हिसाब से उनको वाटर मिलता है, फीट के हिसाब से। तो कैसे वो है उसको देखते हैं, कहाँ फ्लो होता है उसका अंडरग्राउंड वाटर। इसलिए मैंने इसमें आज इसको थोड़ा सा बनाया भी नहीं की नोट्स, क्योंकि इसको छोटा सा पार्ट है तो एनसीईआरटी से ही डिस्कस कर लेते हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ने ये वाला पार्ट आपका हो भी जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर स्पेशली इन एरिया ऑफ लाइमस्टोन और सॉल्युबल रॉक create a unique landform called karst topography through a chemical weathering and erosion। अब क्या मस्त कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन। मान लो अगर लास्ट वाला पार्ट है, अगर मान लो तुमसे पूछ ही लिया वो कि बताओ अच्छा कार्स्ट टोपोग्राफी क्या होती, तो क्या बताओ। तो अंडरग्राउंड वाटर स्पेशली इन एरिया ऑफ लाइमस्टोन और सॉल्युबल रॉक्स क्रिएट अ यूनिक लैंडफॉर्म्स कॉल्ड कार्स्ट टोपोग्राफी। तो ऐसी एरिया, ऐसा जगह जहां पे बहुत ज्यादा लाइमस्टोन हो। लाइमस्टोन किससे बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन को लाइमस्टोन बोलते हैं। CaCO3 फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला उसका। सॉल्युबल रॉक, ऐसी रॉक जो उस पानी में सॉल्युबल हो रही हो, मतलब छोटा मोटा पार्टिकल से टूट के सॉल्युबल हो जा रहा है। क्रिएट अ यूनिक लैंडफॉर्म। ठीक है, ये जो तुम्हारा अंडरग्राउंड वाटर है ना, अगर इस इलाके में फ्लो कर रहा है, किस इलाके में, जहां जहां तुम्हारा लाइमस्टोन का डिपोजिशन है, सॉल्युबल रॉक है, अगर उस इलाके में अगर तुम्हारा अंडरग्राउंड वाटर फ्लो कर रहा है तो वो एक अलग प्रकार का लैंड फॉर्म बना देता है। मतलब अलग प्रकार की एक जमीन का तुम्हारे फॉर्म बनाएगा, लैंड के फॉर्म्स बनाएगा, जिस उस स्पेसिफिक लैंड के फॉर्म को उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या बोलेंगे, कार्स्ट टोपोग्राफी। तो व्हाट इज कार्स्ट टोपोग्राफी? कार्स्ट टोपोग्राफी की ऐसी जनरल हम नेचर फिनोमेना या ऐसा फीचर बोल सकते हैं जिसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर जो तुम्हारा फ्लो हो रहा है उस एरिया पे, उस जगह पे फ्लो हो रहा है जहां पे ज्यादा लाइमस्टोन और सॉल्युबल रॉक का डिपोजिशन है। तो उस जगह ये अंडरग्राउंड वाटर
एक प्रकार का लैंडफॉर्म बना देता है जिसे हम बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? कार्स्ट टोपोग्राफी। फिर से कार्स्ट टोपोग्राफी क्या होती है? तो एक प्रकार का ऐसी फीचर या नेचुरल फिनोमेना बोल सकते हो जहां पे अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो इस तरह से होता है कि वहां पे कार्स्ट टोपोग्राफी जैसा शेप बन जाता है, या कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं उसको। अंडरग्राउंड वाटर कैसे फ्लो करता है? उस जगह पे फ्लो करता है जहां पे ज्यादा रॉक्स हो, सॉल्युबल रॉक्स हो और लाइमस्टोन का डिपोजिशन हो। तो उस एरिया में जो वाटर ये अंडरग्राउंड वाला फ्लो करता है तो तुम्हारा एक जनरली सा लैंड फॉर्म बना देता है। उस लैंड फॉर्म को बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। यही है कार्स्ट टोपोग्राफी। अगर मान लो पूछे तो ऐसे बता दे। थ्रू केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन। और ये कार्स्ट टोपोग्राफी अंडरग्राउंड वाटर क्रिएट कैसे कर रहा है, किस जरिए से कर दे रहा है कि केवल रॉक सॉल्युबल एरिया और लाइमस्टोन का जहां डिपोजिशन ज्यादा है वहां पे अंडरग्राउंड वाटर ऐसा काम कर दे रहा है और कार्स्ट टोपोग्राफी बना ले रहा है। कैसे बना दे रहा है? तो केमिकल वेदरिंग। मतलब केमिकल वेदरिंग कैसे होती है? केमिकल्स के जरिए। जनरली तुम्हारे जो पहाड़ों के अंदर उससे केमिकल कंपोजिशन है, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही हैं तो केमिकल वेदरिंग बोल देते हैं। और इरोजन क्या है? इरोजन उस प्लेस पे इरोजन हो रहा है जहां पे लार्ज अमाउंट वाला कुछ चीज ट्रांसफर हो जा रहा है छोटे। जैसे तुम्हारा सॉल्युबल रॉक कोई बड़ी रही होगी, वो टूट के तुम्हारे वाटर में, अंडरग्राउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। तो ये कार्स्ट टोपोग्राफी क्या होता है? कार्स्ट टोपोग्राफी कैसी फिनोमेना है या ऐसा एक लैंडफॉर्म होता है जो कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर से बनता है। पहला पॉइंट, अंडरग्राउंड वाटर कैसे बना लेता है? क्योंकि उस अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो क्या करता है? केमिकल वेदरिंग और इरोजन करता है। क्या करता है? केमिकल वेदरिंग और इरोजन करता है। सेकंड पॉइंट। तीसरा, कार्स्ट टोपोग्राफी अंडरग्राउंड वाटर किस एरिया में ज्यादा करता है? ऐसा जहां पे रॉक हो, सॉल्युबल रॉक हो और तुम्हारा लाइमस्टोन का डिपोजिशन। ये तीन पॉइंटर्स है। कहां पे करता है अंडरग्राउंड वाटर ऐसे लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन? जहां पे रॉक हो, सॉल्युबल रॉक और लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता हो या लाइमस्टोन का डिपोजिशन हो। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये अंडरग्राउंड वाटर कैसे कर लेता है? क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर केमिकल वेदरिंग और इरोजन करता है, इसकी वजह से वो ऐसा लैंडफॉर्म क्रिएट कर पाता है। कौन सा लैंडफॉर्म? कार्स्ट टोपोग्राफी। ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया इसका। बस खत्म। इसे हम बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कॉमन लैंडफॉर्म और ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूड केव्स। अगर हम अंडरग्राउंड वाटर में, ये जनरल सी बात थी कि हाँ, अगर अंडरग्राउंड वाटर अगर पानी फ्लो कर रहा है वो भी रॉक्स वाले एरिया में कर रहा है तो उसे हम उस लैंडफॉर्म को बोलेंगे कार्स्ट टोपोग्राफी। और किससे कर रहा है? केमिकल वेदरिंग और इरोजन से कर रहा है। ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर जो तुम्हारा फ्लो करता है वो कुछ और भी लैंडफॉर्म्स को बना देता है। जैसे देखते हैं क्या कॉमन, यहां से बैठ जा तो यहाँ पे नहीं दिखता है, चलो मुझे इधर हटना पड़ेगा तब दिखेगा सही से। कॉमन लैंडफॉर्म्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूड केव। कॉमन लैंडफॉर्म्स, कुछ कॉमन लैंडफॉर्म्स होते हैं। जनरली यहाँ पे जो तुम्हारा कार्स्ट टोपोग्राफी है ये यूनिक लैंडफॉर्म है। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? ये यूनिक लैंडफॉर्म। तो अगर तुमसे मास्टर पूछेगा बताओ अंडरग्राउंड वाटर की वजह से यूनिक लैंडफॉर्म क्या बनता है, तो नाम बताओगे कार्स्ट टोपोग्राफी। कैसे बनता है? तो केमिकल वेदरिंग और इरोजन से बनता है। कौन बनाता है? अंडरग्राउंड वाटर बनाती है। किस एरिया में बनाती है? उस एरिया में बनाती है जहां पे ज्यादा सॉल्युबल रॉक हो और तुम्हारे लाइमस्टोन का डिपोजिशन होता। बस खत्म। लेकिन अगर बोलेगा क्या जनरल यही है, यूनिक यही बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता, तो बोलोगे हाँ नहीं बन सकता है। ये यूनिक अगर पूछा तो यूनिक के हिसाब से कार्स्ट टोपोग्राफी है। इसके अलग वेरिएशंस और भी बन सकते हैं, छोटे मोटे कॉमन लैंडफॉर्म भी बन सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर से। उसके बारे में देखते हैं क्या। जैसे केव, जैसे आप पहाड़ों के अंदर बड़ा बड़ा केव देखते होंगे जहां से पानी अंदर से आ रहा है, अंदर से पानी झरने की तरह बहता चला आता है और बड़ी सी गुफा बन जाती है, केव बोलते हैं उसको। तो भी तुम्हारा अंडरग्राउंड वाटर का क्या है? लैंडफॉर्म्स। ठीक। यूनिक पूछेगा तो कार्स्ट टोपोग्राफी बताना। जैसे केव क्या तुम्हारा हॉलो स्पेस formed as acidic water dissolved rock। जनरली जहां पे हॉलो स्पेस का फॉर्मेशन होता है, केव बनता है, वहां पे तुम्हारा एसिडिक वाटर डिसॉल्व रॉक होती है। वहां पे ऐसी रॉक तुमको मिलने को देखने को मिलेगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा एसिड कंटेंट होगा। ठीक। और इसको और पहला होगा तुम्हारा केव, दूसरे मतलब कॉमन लैंडफॉर्म अंडरग्राउंड वाटर की वजह से, पहला केव। दूसरा है स्टेट, नहीं रुक जा। इसको डिस्कस करने से पहले हम आगे वाला कर लेंगे। नहीं शुरू करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं से चालू करते हैं। हम सोचे कि पहले
इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं, लेकिन ठीक है यही चालू करता कोई दिक्कत। पहला है तुम्हारा इसमें सेलेक्टाइट्स, और सेलेक्टाइट्स क्या है, तो आइस्कल से फॉर्मेशन हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ केव। सेलेक्टाइट्स क्या होता है, सेलेक्टाइट्स तुम्हारा एक ऐसा लैंडफॉर्म है, जैसे आपने बहुत पुराने गुफा के अंदर जब गए होगे तो देखे होगे वहां पे मान लो अगर बहुत ज्यादा तुम कोल्ड रीजन में गए हो तो कोल्ड रीजन में देखे होगे तुम्हारे जैसे तुम्हारे घर के कोने वोने के आस पास ऐसे जाला टाइप का लग जाता है, तो वही वाला फॉर्मेशन तुम केव में सोचो। अगर तुम्हारे पुराने तुम उसमें चले जाओ, पुराने जो बहुत बड़ा पुराना केव है उसके अंदर जाओगे ना, वो भी कोल्ड एरिया में, तो वहां तुमको आइस का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा समझ में आएगा, आइस का डिपोजिशन हो जाएगा, बड़ी से ऐसे रॉ केव होगी, उसके अंदर देखोगे तो आइस ऐसे लटकी होगी नीचे ऐसे नीचे उससे उसके बॉडी से ऐसे मान लो ऐसे गुफा है, ठीक, अब उसके बॉडी से अटैच ऐसे आइस नीचे की तरफ से लटकी होंगी, ऐसे आइस ऐसे लटके होंगे, उसी को बोलते हैं सेलेक्टाइट्स। सेलेक्टाइट्स क्या होती हैं, सेलेक्टाइट जनरली हमारी वो आइसिकल शेप फॉर्मेशन होती हैं जो हैंगिंग होती है लाइक अ सीलिंग फैन। जैसे तुम्हारा छत से अटैच सीलिंग फैन होता है, देखे हो ना सर, तुम्हारा जो पंखा जिसके नीचे सोते हो, पंखा जो नाचते रहता है ऐसे ऐसे, वो सीलिंग फैन से जो तुम्हारा वो ऊपर का रूफ है उससे अटैच तुम्हारा पंखा जैसे लटका रहता है, उसी तरह केव के अंदर अगर आइस लटकी हुई ऐसे तुमको दिखे तो उसे बोलते हैं सेलेक्टाइट्स। वो भी क्या है, तुम्हारा अंडरग्राउंड वाटर का तुम्हारा एक लैंडफॉर्म, ठीक। दूसरा सेलेग्माइट्स क्या है, फॉर्मेशन राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव्स। इसका आपको वो डायग्राम दिखाएंगे तो समझ आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सेलेक्टाइट तो समझ में आएगा कि केव से लटका हुआ चीजें रहेंगे, सेलेक्टाइट बोलेंगे। सेलेग्माइट्स अभी डायग्राम दिखाएंगे तब समझ आएगा। सिंक होल्स और इसे बोलते हैं डोलाइन्स, डिप्रेशन फॉर्म व्हेन ग्राउंड कोलैप्स इनटू द अंडरग्राउंड कैविटी। कहीं गड्ढा हो गया, बड़े बड़े गड्ढे हो गए तो उसे सिंक होल्स बोलते हैं, या इसे बोलते हैं डोलाइन्स। क्या बोलते हैं, डोलाइन्स। और ये कुछ नया बात नहीं है इसमें, जैसे तुम अपने नॉर्मल आसपास में गड्ढा वड्ढा देखे होगे ना, तो वही उसी गड्ढे को बोल रहा है ये सिंक होल्स या डोलाइन्स बोल रहे हैं। एंड अंडरग्राउंड रिवर विच फ्लो थ्रू द केव सिस्टम, और अंडरग्राउंड रिवर जो इससे अंदर उसके सिस्टम से फ्लो कर रही है, वो भी वही सब इसका लैंडफॉर्म्स बना रही है, तुम्हारा केव बना दे रही है, और तुम्हारा सेलेग्माइट्स बना दे रही है, और सेलेक्टाइट्स बना दे रही है, ठीक है। और यूनिक में कार्ड टोपोग्राफी बना रही है, कार्ड टोपोग्राफी बनाते, ठीक। तो यहां तक आका हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। दीज लैंडफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। अब इसकी इंपॉर्टेंस आ गई, ठीक है। इंपॉर्टेंस को हल्का सा भी रुक के चर्चा करेंगे इसके बारे में डिस्कशन हल्का सा रुक के करेंगे। पहले सुनो, मोटा मोटा अंडरग्राउंड वाटर के क्या समझे कि अंडरग्राउंड वाटर जब नीचे जमीन की तरफ से फ्लो कर रहा है तो इसकी वेरिएशन अलग अलग देखने को मिलेंगे। ये ऊपर मतलब माउंटेन साइड अलग तरीके से फ्लो करता है, प्लेन में अलग तरीके से फ्लो करता है, प्लेट्यू में अलग तरीके से फ्लो करेगा, कोस्टल एरिया में अलग तरीके से फ्लो करेगा। अगर ये हिमालयन साइड या पहाड़ इलाके में अगर देखें तो वहां पे केव का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर में जनरली अगर तुमसे यूनिक लैंडफॉर्म पूछेगा, अंडरग्राउंड वाटर भी तुम्हारा वाटर भी एक इरोजन का पार्ट है, एजेंट है इरोजन का, वेदरिंग का भी वो इरोजन है, वेदरिंग का भी वो एक एजेंट है। तो ये भी तुम्हारा क्या फॉर्म कर सकता है, ये तुम्हारा फॉर्म करेगा क्या, वेदरिंग कर सकता है, लैंडफॉर्म फॉर्मेशन कर सकता है, इरोजन कर रहा है वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर जब फ्लो होता है तो उसमें अगर यूनिक तुमसे लैंडफॉर्म पूछे कि अंडरग्राउंड वाटर की फ्लो होने से यूनिक लैंडफॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे, कार्स्ट टोपोग्राफी। कैसे बनती है कार्स्ट टोपोग्राफी, तो जब अंडरग्राउंड वाटर तुम्हारा उस एरिया में जाए जहां पे ज्यादा रॉक सॉल्युबल्स रॉक हो और लाइमेस्टोन का डिपोजिशन, तो वहां पे तुम्हारा जनरली देखो क्या देखने को मिलेगा, कार्स्ट टोपोग्राफी। उसमें भी अंडरग्राउंड वाटर कैसे करता है, तो केमिकल वेदरिंग और इरोजन से करता है। यूनिक वाला हटा दो। अब दूसरा पार्ट आता है कि क्या अंडरग्राउंड वाटर केवल यूनिक लैंडफॉर्म फॉर्मेशन करेगा, नहीं, कुछ जनरल वाले फॉर्म करता है। जैसे तुम्हारा गुफा बना दे, पानी अंदर से आया जा रहा है, गुफा बन गई है, ऐसा उसमें मतलब वाटर फ्लो कंटिन्यूस इतना होता गया कि वो एरिया ही कट के पहाड़ से कट के बाहर चला गया उतना पार्ट, और तुम्हारा जो एक केव बना दिया, तो केव बन सकता है। दूसरा सेलेक्टाइट्स बन सकती हैं। सेलेक्टाइट्स क्या था, तो वो आइस वाला सिस्टम था जो तुम्हारा सीलिंग फैन की तरह से तुम्हारा फैन लटका होता, तो केव के अंदर अगर आइस का डिपोजिशन ऐसे सीधे सीधे हो जाए रूप से अटैच करके, तो उसे हम बोलते हैं सेलेक्टाइट्स बोल देते हैं। फिर सेलेग्माइट्स भी आएगा, सेलेग्माइट्स को आगे देखेंगे स्ट्रक्चर याद से। और सिंक होल, ये भी तुम्हारा सिंक होल या डोलाइन्स, ये भी क्या तुम्हारा एक लैंडफॉर्म ही है उसका, अंडरग्राउंड वाटर का। तो मेजर कई सारे लैंडफॉर्म्स हो गए। जैसे हमने यूनिक की बात करें तो कार्स्ट टोपोग्राफी, अगर हम
नॉर्मल वाली बात करें तो केव हो सकता है, सेलेक्टाइट्स हो सकता है, सेलेग्माइट्स हो सकता है, बस हो गया इतना ही। और हाँ, सिंक होल या डोलाइंस उसी एक उसका मतलब सेम मीनिंग है, सिंक होल बोलो या डोलाइंस बोलो बात एक, ठीक है। तो 4-5 तुम्हारे जैसे क्या हो सकता है लैंडफॉर्म पूछा जा सकता है। अंडरग्राउंड वाटर से यूनिक क्या है, कार्स्ट टोपोग्राफी, और कॉमन में बताओ तो केव, सेलेक्टाइट्स, सेलेग्माइट्स एंड सिंक होल्स एंड डोलाइंस, ये 4 है कहानी का। ठीक, अब इसके इंपॉर्टेंस पे आ सकते हैं कि हमारे ये लैंडफॉर्म जो है, चाहे केव हो, चाहे सेलेक्टाइट्स हो, चाहे सेलेग्माइट्स हो, चाहे सिंक होल और डोलाइंस हो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, या कार्स्ट टोपोग्राफी यूनिक लैंडफॉर्म हो अंडरग्राउंड वाटर का, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ह्यूमन के लिए क्या है, बिकॉज केव एंड अंडरग्राउंड रिवर प्रोवाइड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, पहला पॉइंट यही रहेगा। ह्यूमन के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला यही ध्यान रखना, पहला फ्रेश वाटर। दूसरा टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, लोग घूमने आएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, दूसरा हो जाएगा। इन सम केसेस कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो जाता है, जैसे लोग कैलाश पर्वत घूमने जाते हैं, वो माउंटेन का पार्ट है, उसमें भी केव का फॉर्मेशन जरूर नहीं हुआ होगा, लेकिन वो कल्चर और रिलीजियस के सिग्निफिकेंस में आ गया। ह्यूमन के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, इकोनॉमी के लिए भी होता है, लोग टूरिज्म करने आ जाते हैं, और वहाँ पे फ्रेश वाटर भी तुमको देखने को मिलेगा, ग्लेशियर से आ रहा है, जनरली धीमे धीमे लेयर बाय लेयर आता है, तो थोड़ा सा वो फ्रेश भी हो जाता है। तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो तुम्हारा अगर पूछे कि बताओ अच्छा अंडरग्राउंड वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, अंडरग्राउंड वाटर के जो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमन वाला ये है तुम्हारा इतना पार्ट, जो ह्यूमन के यूज में जो लैंडफॉर्म आएगा अंडरग्राउंड वाटर की, जो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो बनता है, उसमें तुम्हारा जनरली पॉइंट दिया गया। क्या क्या है, फ्रेश वाटर है, टूरिज्म है, और कल्चरल रिलीजियस एंड सिग्निफिकेंस। फ्रेश वाटर, कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और तीसरा क्या है, टूरिज्म। फ्रेश वाटर, टूरिज्म, कल्चरल सिग्निफिकेंस, फ्रेश वाटर, टूरिज्म, कल्चरल सिग्निफिकेंस, फ्रेश वाटर, टूरिज्म, कल्चरल सिग्निफिकेंस, फ्रेश वाटर, टूरिज्म, कल्चरल सिग्निफिकेंस। Stalagmites और stalactites also attract geologists and adventurers, making them valuable for both study and recreation. रिक्रिएशन का मतलब कुछ और वो अलग बनाते हैं, मान लो जो साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर हैं वो आएंगे, तो सेलेक्टाइट्स और सेलेग्माइट्स अपने में भी कुछ रिसर्च करने में यूज होते हैं। सेलेक्टाइट्स और सेलेग्माइट्स जो तुम्हारा लैंडफॉर्म है वो तुम्हारे रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करता है कि हाँ वो आएंगे, देखेंगे अरे ये तो केव के ऊपर ऐसे लटका हुआ, कुछ वहाँ पर रिसर्च करेंगे, उसका कंपोजिशन मिलाएंगे, कब था, कितने साल पुराना है, अभी तक ऐसे ही टंगा हुआ है, तो ऐसे इसके यूज हो सकते हैं। तो ह्यूमन इम्पैक्ट में पहला हो जाएगा फ्रेश वाटर, दूसरा हो जाएगा कल्चर रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा क्या हो जाएगा, टूरिज्म हो जाएगा। और ये लैंडफॉर्म्स, हाँ टूरिज्म भी हो जाएगा, और तुम्हारा रिसर्चर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। जनरली कौन अट्रैक्ट करेगा, सेलेग्माइट्स और सेलेक्टाइट्स, बस ये है इसकी इंपॉर्टेंस। अब फिगर देख लो क्या है, फिगर में जैसे मैंने बता दिया सेलेक्टाइट देख सकते हो, देखो अब एग्जांपल डायग्राम में देखो समझ आएगा। तो देखो नंबर 1 जो दिखा रहा है सेलेक्टाइट से, देखो ऐसे आइस वाला, आइस ऐसे लटका हुआ है ना, सीलिंग फैन की तरह जैसे लटका होता है पंखा, पंखा ऐसे छत से लटका रहता है, उसी तरह ये भी देखो लटका हुआ है, तो उसे बोल क्या बोलेंगे, सेलेक्टाइट्स बोलेंगे। दूसरा पिलर, इन दोनों को देखो आइस ऐसे बीच में पिलर की तरह फॉर्मेशन कर ली, इसे क्या बोलेंगे, पिलर बोल देंगे। जो मैं कलर कर रहा हूँ क्या है, तुम्हारा पिलर है। तीसरा केव, ये जो ओपन एरिया है इसे हम बोल देंगे केव, ये बड़ी सी एरिया जो क्या है वो तुम्हारा केव है। फोर्थ सेलेग्माइट्स, देखो नीचे वाला जो ये पार्ट है ना, जो नीचे से स्टैंड है, मतलब रूफ से नीचे जो ग्राउंड एरिया, मान लो ऐसे है, ठीक है, मान लो ये पूरा ऐसे तुम्हारा केव है, तो केव का जो ये वाला सरफेस है, अगर इससे आइस ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई है रूफ से, मतलब फ्लोर से, नीचे वाले से, तो सेलेग्माइट्स बोल देंगे। अगर केव के ऊपर सीलिंग फैन की तरह लटकी हुई है आइस, तो उसे सेलेक्टाइट्स बोलते हैं। बस हो गया, बीच में पिलर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहिए तुम्हारा जो सेलेग्माइट्स है, सेलेक्टाइट्स इंपॉर्टेंट था। सेलेक्टाइट्स क्या है, तो अगर केव में ऐसे ऐसे सीलिंग फैन की तरह लटकी हुई, सेलेक्टाइट्स बोलेंगे। और रूफ में, मतलब रूफ नहीं, जो तुम्हारा मेन बेस है केव का, उस पर ऐसे अगर नीचे से ऐसे उठी हुई है आइस के कुछ ऐसे लेयर्स, ठीक है, या आइस की जो बड़े बड़े रॉक्स टाइप के, वैसे नीचे से ऊपर की तरफ है, मतलब जो मान लो ये केव है तो इसका जो बेस होगा यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ है, तो तुम्हारा सेलेग्माइट्स हो जाएगा। अगर केव की जो आर्क वाली बाउंड्री बनाता है केव, ऊपर से ऐसा लटके हुई है, तो उसे बोलेंगे सेलेक्टाइट्स, बस। और सेलेग्माइट्स और सेलेक्टाइट्स किसको अट्रैक्ट करती है, रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करते हैं, किसलिए, रिक्रिएशन के लिए।
या रिक्रिएशन मतलब कुछ नया बनाने के लिए उनको क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्या इंपॉर्टेंस होता है इसके इनलाइन फार्म्स का? पहला हो जाएगा फ्रेश वाटर, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा टूरिस्ट या टूरिज्म बोल सकते हो, तीसरा कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। हाँ, इसमें सिंक होल्स या डोलाइंस का भी फॉर्मेशन, ये भी तुम्हारा लैंडफॉर्म का देखो यहाँ पे गड्ढा हो गया, ये छोटे छोटे गड्ढे तुमको दिख रहे हैं ये वाले, इसे सिंक होल्स बोल देते हैं। तो होल सिंक होल बोलो बात एक ही बात है, डोलाइंस बोल दो एक ही मतलब, उसका मतलब एक ही है। देखो बड़ा बड़ा यहाँ पे होल हो गया है, ये सिंक होल्स हो गया तुम्हारा। ये देखो अंडरग्राउंड रिवर जा रही है, ये तुम्हारा पहाड़ है ऐसे बड़ा सा। हाँ, इसमें देखो इस फिगर से तुम सेलेग्माइट सेलेक्टाइट समझ सकते हो, बता रहा हूँ। देखो मान लो अगर यहाँ पे ये जो तुम्हारा आर्क बाउंड्री की तरह बना हुआ है, इस पे अगर आइस ऐसे 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 लटक गई सीलिंग फैन के ऊपर ऐसे, तो इसे बोलेंगे सेलेक्टाइट्स बोल देंगे। अगर रूप से उठ के ऐसे ऐसे आइस ऐसे खड़ी हुई है तो इसे बोल देंगे सेलेग्माइट्स। खत्म। बहुत लोगों को लैंडस्केप नहीं समझ में आता। लैंडस्केप क्या है? देखो मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया कि लैंडस्केप एक ऐसा एरिया, ऐसा लैंड के फॉर्म को बोल सकते हो जिसमें क्या होता है, एक साइड रोड होता है और पीछे साइड पूरा एकदम बड़ी सी खाई रहेगी। मतलब तुम ऐसे जाओगे इसके बगल में पूरी बड़ी सी एकदम नीचे तक खाई रहेगी, उसी को बोलते हैं लैंडस्केप। उसमें जनरली वेदरिंग और इरोजन का इफेक्ट होता है, या वाटर से हो सकता है, टेम्परेचर से हो सकता है। पीछे वाली जमीन कट के निकल जाती है और बस रोड बचता है, इधर से तुम जाओगे बगल में खाई रहेगा, इधर पहाड़ रहेगा। देखो वही है लैंडस्केप। देखो यहाँ पे देखो लोग जैसे धीमे धीमे जा रहे हैं, ये रोड टाइप का तुम्हारा बना हुआ है, ये रोड है, ये रोड है, इसके पीछे देखो खाई है, पूरी खाई है, इसी को हम बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक, तो ये पार्ट है तुम्हारा खत्म हो गया, चैप्टर एंड हो गया। लास्ट में एक आता है ग्लोब्स। ग्लोब क्या है? ग्लोब्स क्या है इसका देखो फुल फॉर्म, ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड को हम बोलते हैं ग्लोब्स, आर कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियल लैक ड्यू टू नेचुरल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। जैसे बीच में हमने उत्तराखंड के बारे में समझा था कि वहां पे क्या हो गया था, यही ग्लोब्स हुआ था, मतलब ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया था। वहां पे बड़ा सा ग्लेशियर फट गया था और पूरा मटेरियल जो था पूरा आके बीच में वैली जो घाटी टाइप का कुछ इलाका था वहां पे आया था, पूरा वहां पॉपुलेशन जो डेंसिटी थी वो खत्म हो गई, पूरा पानी के अंदर बह गई। इसे क्या बोलेंगे? ये तुम्हारा एक पार्ट है इसका, ग्लोब का पार्ट है, ग्लोब है ये ग्लेशियल फ्लड। कैसे बोल सकते हो? ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड, इसे बोलते हैं ग्लोब। कैसे कॉज होता है? तो एक नेचुरल फिनोमेना है, तुम्हारा क्लाइमेटिक और नॉर्मल टेम्परेचर से हो जाता है। हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया, कोई नेचुरल क्लाइमेटिक से समझ सकते हो, तुम्हारा हैवी रेन हो रही है तो उसकी वजह से तुम्हारा ग्लेशियर तुम्हारा मेल्ट कर गया और बाहर आ गया। तो ग्लोब एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या लार्ज अमाउंट ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर उसके ऊपर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ग्लेशियर ब्रस्ट करता है, आउटबर्स्ट होकर पूरा एकदम वैली के अंदर बह जाएगा, उसे बोलेंगे ग्लोब। रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बिकॉज ऑफ राइजिंग, देखो यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर राइजिंग कर जाए, साइज राइजिंग हो जाए, वाटर लेवल चला जाए, ग्लेशियर का पुटिंग प्रेशर जनरेट ज्यादा हो जाए, नेचुरल डैम्स ऑफ मेड अप ऑफ आइस एंड लूज मोरेन्स वैसे इंपॉर्टेंस में दिए गए, हैवी रेनफॉल हो जाए, इंटेंस स्नोफॉल हो जाए, ये सब इसके नेचुरल फैक्टर्स में आ जाएंगे जो तुम्हारा ग्लोब्स का फॉर्मेशन करे। ग्लोब्स तुम्हारा एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लेशियर टूट जाता है ड्यू टू नेचर, तुम्हारे नेचुरल फैक्टर या क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से तुम्हारा टूट के बह जाएगा तुम्हारे पानी की तरह वैलियों के बीच में, और जितनी वहां पे पॉपुलेशन होगी सब खत्म हो जाएगी। जैसे तुम्हारा बीच में भी उत्तराखंड में ऐसा काम हुआ था, ठीक है, वहां पे ग्लेशियर फट गया था ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से फट गया था, और उस फटने की वजह से बहुत मटेरियल बाहर आ गया था, वैली में आ गया था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी खत्म हो गई। और इस फिनोमेना का क्या बोलेंगे? इस फिनोमेना का बोलेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब तुम्हारा ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड। बस देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, फोटो दिया हुआ, देख लो। देखो ये तुम्हारा कहीं कभी का फटा हुआ है, ये तो कोई पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे है। अगर मान लो इधर से आउटबर्स्ट हुआ, ग्लेशियर यहाँ से फट के ब्रस्ट हुआ तो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई। तो इसे बोलेंगे ग्लोब एक तुम्हारा एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से क्या होता है,
तुम्हारा ग्लेशियल ब्रस्ट कर जाता है या आउटब्रस्ट हो जाता है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। हाई टेम्परेचर हो सकता है, हाई प्रेशर हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो सकती है, हैवी स्नोफॉल हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा ग्लेशियर टूट जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ आइस के रॉक्स और तुम्हारा वाटर या उसमें और भी कुछ तुम्हारे वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, वो सब तुम्हारे वैली के अंदर बह जाएंगे और तुम्हारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। वहां की जितनी पॉपुलेशन होगी वो खत्म हो जाएगी, बह जाएगी पानी के अंदर। देखो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल तुमको दिया है। तो यहाँ होता है तुम्हारा द एंड ऑफ चैप्टर। क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है चैप्टर फर्स्ट तुम्हारा खत्म। चैप्टर फर्स्ट तुम्हारा इसमें हो जाता है तुम्हारे ज्योग्राफी का खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन एंड एक्टिविटी, जो तुम्हारी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, और जो यहाँ पे पॉइंटर्स लगाए हैं बहुत ही सॉफ्ट पॉइंटेड है, मैंने बनाया है, वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद कर जाना, यही छाप देना, तुमको तो फुल मार्क्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड टू कॉज मूवमेंट एसोसिएटेड विद द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन सी वो नेचुरल एनर्जीज थी जिनका हमने रिक्वायरमेंट देखा था टेक्टोनिक प्लेट्स और हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट में हेल्प कर रहा था। कौन कौन सी ऐसी एनर्जी थी, हमने कुछ कन्वेक्शन एनर्जी देखी थी, कुछ रेडियोग्राफिक देखी, रेडिएशन वाली देखी थी, कुछ में देखा था कि हाँ इंटरनल कोर का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहां पे एक कन्वेक्शन करंट हम एज्यूम करते हैं जो उस टेक्टोनिक प्लेट्स को पुश करता है और पुल करता है, पुश करता है पुल करता है। ये तुम्हारा एक कन्वेंशनल करंट का फॉर्मेशन था, ये भी तुम्हारी एक एनर्जी का फॉर्म था। और हमने देखा था कि जो हमारा एस्थेनोस्फीयर था, सॉरी एस्थेनोस्फीयर था, वो तुम्हारा क्या था, किसका पार्ट था, मेंडल का पार्ट था। 200 किलोमीटर उसकी रेंज थी। उसमें क्या था, एक फ्लूइडिटी करेक्टर था, जिसकी वजह से तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट का जो लिथोस्फीयर में होता है टेक्टोनिक प्लेट, उसका मूवमेंट होता है। तो ये भी एनर्जी का फॉर्म है, इसका भी यूज कर सकते हो तुम। अब क्या क्या दिया वो देखो, रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनसाइड अर्थ कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन एंड क्रिएट अ मैसिव अमाउंट ऑफ हीट। जो मैंने पहले बोला था कि तुम्हारा कोर के अंदर जब हीट डेवलप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे कुछ इरप्शंस हो जाते हैं, कुछ बर्स्ट होता है, तो बाहर की तरफ पुल लगता है। तो जब ठंडा होता है तो अंदर की तरफ पहले बाहर की तरफ पुश होगा, फिर अंदर की तरफ पुल होगा। इसकी वजह से प्लेट्स का मूवमेंट होता है। इसी को नए नाम दिया गया है रेडियो एक्टिव डिके। जिसमें क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उस टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ एक पुश जनरेट होता है। उसके बाद जब वो तुम्हारा जो भी मोल्टेन मटेरियल वो ठंडा हो जाएगा तो फिर अंदर की तरफ एक पुल जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा टेक्टोनिक प्लेट ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो तुम्हारा वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है या अर्थक्वेक आ जा सकता है, इसकी वजह से फ्लड भी आता है। तो पहला पॉइंट हो गया रेडियो एक्टिव डिके हो गया। दूसरा हो गया प्रीमोर्डियल हीट। दिस इज द हीट फ्रॉम बिलियन ऑफ ईयर एगो व्हेन अर्थ फर्स्ट फॉर्म। ये वाली हम इसको ऐसे लिंक करते हैं कि प्रीमोर्डियल हीट, जैसे हमारा पहले अर्थ जब फॉर्मेशन था बहुत हाई टेम्परेचर था उसमें, इसलिए हम अपने जब हमारा जो प्रिमिटिव अर्थ था उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर का, बहुत हाई टेम्परेचर था। फिर जब धीमे धीमे ठंडा हुआ तब जाके लाइट का फॉर्मेशन हुआ। तो उसका भी हम टेम्परेचर करते हैं कि कहीं से कहीं हमारे कोर का जो टेम्परेचर है वो इसी प्रीमोर्डियल हीट की तरह है। इसी की वजह से क्या होता है, कन्वेंशनल करंट फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह जिसमें ऊपर की तरफ पुश होता है, नीचे की तरफ पुल होता है और तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है। ठीक, तो इन दोनों को एक ही मिला लेना, पहला पॉइंट यही बन जाए। दूसरा मेंटल कन्वेक्शन, द इंटेंस हीट मेल्ट रॉक causing hot magma to rise, cool and sink, which move the tectonic plates। वही सिंपल होता है। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब ये होता है कि तुम्हारे इंटरनल कोर का टेम्परेचर ज्यादा होना एज कम्पेयर टू किसके कंपेयर टू प्रीमोर्डियल हीट, जो कि पुरानी प्रिमिटिव अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा तुम्हारा मेंटल कन्वेंशन के बारे में बात कर सकते हैं कि जिसमें नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, वही पुल वाला सिंपल बता रहे थे, वो क्या बोल रहा है, इंटेंस हीट मेल्ट रॉक कॉजिंग हॉट मैग्मा टू राइज। हॉट मैग्मा जब गर्म हो जाएगी तो जब बाहर की तरफ आएगी तो ऊपर की तरफ होगी, जब ठंडा हो जाएगी तो नीचे सिंक हो जाएगी, तो टेक्टोनिक प्लेट से मूवमेंट हो जाएगा। और दूसरा टेक्टोनिक प्लेट तुम मेंटल से क्लिक कर सकते हो कि मेंटल से एस्थेनोस्फीयर जो था तुम्हारा, वो मेंटल का जो पार्ट था जो कि 200 किलोमीटर लंबा, 200 किलोमीटर उसकी रेंज थी ऊपर से, वो तुम्हारा क्या करता था, तो उसके अंदर एक फ्लूइडिटी करेक्टर था, जिसकी वजह से तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है। इसको तुम इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक, तो ये तुम्हारा मेंटल कन्वेंशन हो गया। तीसरा अर्थ कोर हीट, फिर वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, अर्थ कोर हीट मतलब कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसी को बोलते हैं ऑल इंटरनल फोर्सेस, उसी की वजह से तुम्हारी एक कन्वेंशनल करंट का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ तुम्हारा इसको बोल सकते, पहला इन दोनों को मिलाकर दूसरा कर लेना, और तीसरा पॉइंट तुम्हारा वो हो जाएगा एस्थेनोस्फीयर वाला।
इसको ले लेना। और फोर्थ पॉइंट बोल देना ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये भी ग्रेविटेशन का भी हेल्प होता है। मान लो तुम्हारा वो जब ऊपर की तरफ उड़ता होगा राइस, तो नीचे उसको ग्रेविटी भी खींचती होगी और अपने से ठंडा होकर भी नीचे आता होगा, इसलिए वो नीचे आ जाता है, इसलिए पुल जनरेट हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का भी रोल होता है। तो मेरे इस क्वेश्चन में अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन सी एनर्जी का रिक्वायरमेंट था हमारे इंटरनल फोर्स जो कि हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कराती है, तो बोलोगे पहला रेडियो एक्टिव डिके, और उसमें जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो प्री मोडल अर्थ के कंपैरिजन में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा मेंटल कन्वेंशन, जिसमें क्या होता है कोर की जो मटेरियल है मोल्टेड चीज बाहर आती है, पुश आती है, फिर नीचे आती है, पुल होती है, कोल्ड होने के बाद ये तुम्हारा मेंटल कन्वेंशन हो जाएगा। मेंटल में तुम दूसरा भी तीसरा पॉइंट जो होता है कि एस्थेनोस्फीयर जो मेंटल का पार्ट है 200 किलोमीटर रेंज होती है, उसके ऊपर एक फ्लूइडिटी करेक्टर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट उसमें ऐड करोगे ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी भी हेल्प करती है पुल और फोर्स में तुम्हारे कन्वेंशनल करंट को बनाने के लिए। ये 4 पॉइंट हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ रिलेट वेरियस फिजियोग्राफिक डिविजन्स यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर ग्रेड्स विद द वेरियस एंडोजेनिक फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर देयर ओरिजिन। जितने भी लैंडफॉर्म्स बने वो इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बने। तुम्हारे इंडोजेनिक फोर्सेस जो तुम्हारा कन्वेंशनल करंट था, रेडियो एक्टिव था, और जो प्रीमोडियल अर्थ का टेम्परेचर था, इसकी वजह से तुम्हारे लैंडफॉर्म बने, अलग अलग जमीन की अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिले, प्लेन, प्लेटू, हिमालय, ठीक। तो उसी को बोल रहा है, उसी को रिलेट करके, उन्हीं फोर्सेस को रिलेट करके बताओ कि क्या क्या अभी तक हमारे इंडिया या हमारे पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी तुम्हारे लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं उसमें कौन कौन से वेरिएशंस हैं, इसकी वजह से, इन सभी फोर्सेस की वजह से पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या लिखोगे, फिजियोग्राफिक डिवीजन आर डायरेक्टली शेप द डिफरेंट इंटरनल इंडोजेनिक फोर्स वर्किंग डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें तो जो हमारी जो वेरियस इंटरनल इंडोजेनिक फोर्सेस है वो बहुत ही नीचे काम करती है, काम नीचे करती है, उसका असर लैंडफॉर्म फॉर्मेशन ऊपर होता है। कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं उसी को तुमसे पूछेगा कि इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिवीजन या लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ था वो बताओ। तो तुम आपसे अपने से बता सकते हो कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, प्लेन का हुआ, प्लेटी का हुआ। अगर तुम देखोगे अंडरग्राउंड वाटर की वजह से केप बना, सेलेग्माइट्स, स्टैलेक्टाइट्स बन गए, और सैंड एरिया में तुम्हारे यर्दंग्स और ये सब कुछ शेप्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये सब अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, डेजर्ट में अलग, प्लेन में अलग, प्लेट्यू में अलग, हिमालय में अलग, तो ये सब दिखा दो। जैसे हिमालयास में कन्वर्जन फोर्सेस की वजह से फॉर्मेशन हुआ, इंडोजेनिक फोर्स एक मान सकते हो, जो हमारी बाउंड्रीज का रिलेशन बताता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे आपस में लड़े, कन्वर्जेंट हो गया तो ऊपर की तरफ उड़ गया तो हिमालय बन गया, बीच में हट गया तो प्लेटी का फॉर्मेशन भी कर सकता है। यहाँ पे देखो जैसे पेनिनसुलर प्लेटू तुम्हारा कैसे फॉर्मेशन हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्मेशन हुआ ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स की वजह से। तीसरा नॉर्दर्न प्लेन में डीप बेसिन और डिप्रेशन की वजह से तुम्हारा क्या फॉर्मेशन हुआ, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तुम्हारा प्लेटू कैसे बना होगा या प्लेन कैसे बना होगा, ये सब तुम्हारे वेरियस इंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। तुम्हारा ऐसे एग्जांपल पूछे जाए तो बता देना हिमालय का फॉर्मेशन नॉर्दर्न की वजह से, तुम्हारा उसका क्या बोलते हैं रिजेस का फॉर्मेशन तुम्हारा उसकी वजह से हो जाएगा, जो तुम्हारा डाइवर्जेंट बाउंड्री डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो जाएगा, और तुम्हारा फॉल्ट का फॉर्मेशन तुम्हारा ट्रांसफॉर्म की वजह से हो जाएगा। तो ये 3-4 पार्ट बता देना है। रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन तुम्हारे पर लिखा है, रिफ्ट वैली डाइवर्जेंस फोर्स की वजह से। डाइवर्जेंट का मतलब दो प्लेट आपस से दूर जाए तो बीच में एक नई लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो रिफ्ट वैली बोलो या रिजेस बोलो, एक ही बात। अगर वो घाटी का फॉर्मेशन करते रिफ्ट वैली, अगर वो नॉर्मल रोड से या तुम्हारा किसी कंट्री से लिंक कर रहा है, किसी स्टेट में जा रहा है तो तुम्हारे रिजेस बन जाते हैं। तो इसमें तुम्हें जनरली ये बताना पड़ेगा कि इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या क्या वेरियस लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई एंड वेयर डू अर्थक्वेक अकर फ्रीक्वेंटली। कौन से और क्यों ऐसे कौन से जगह है जहां पे तुम्हारा अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आ जाता है, क्यों आ जाता है और ये कहां है। इज दिस पॉसिबल टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, क्या हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज हमारे इधर मतलब तुम्हारे घर के साइड या तुम्हारे अगल बगल अर्थक्वेक आने वाला है, तुम्हें पता चल सकता है। कैसे पता चलता है, इस आंसर से देखिए। Why earthquake occur, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अर्थक्वेक क्यों हो रहा है, पहला कारण प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से और सडन रिलीज की वजह से। टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली स्लाइडिंग पास्ट क्रिएटिंग क्रैशिंग इनटू एंड पुलिंग अवे ईच अदर। क्या ऐसे समझ सकते हो, स्लाइडिंग पास्ट का मतलब वो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, इसकी वजह से तुम्हारा जनरली तुम्हारा अर्थक्वेक देखने को मिलता है।
तो अर्थक्वेक किसकी वजह से? प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। दूसरा, कुछ रिलीज जैसे व्हेन दीज प्लेट गेट स्टक एनर्जी बिल्डअप एंड अंटिल दे सडनली स्लिप स्पेंडिंग आउट सॉफ्ट वेव्स। जैसे मान लो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे, एक दूसरे को झटका दे रहे हैं, तो सडन कुछ ऐसा रिलीज होता है कि जिससे वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा चीजें सिस्टम पूरा हिलने लगता है। तो ये भी अर्थक्वेक का मेजर कॉज हो सकता है। तो क्या बोलोगे इसमें? ये बोलोगे जनरली तुम्हारा अगर एक सिंगल लाइन का आंसर आ जाएगा कि अर्थक्वेक का मेजर कॉज क्या है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट किसकी वजह से? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। वो एंडोजेनिक फोर्सेस तुम्हारी रेडियो एक्टिव हो सकती है, मेंटल का कन्वेंशन फोर्स हो सकता है, तुम्हारा मेंटल का और उसका एस्थेनोस्फीयर का मूवमेंट हो सकता है, और हाँ यही हो सकता है जनरली। और तुम्हारा ग्रेविटेशनल एनर्जी का यूज हो सकता है इसमें। बस हो गया। और वेयर कहां पे अर्थक्वेक ज्यादा होता है? ये मैंने तुमको बताया था, अर्थक्वेक कहां ज्यादा होता है? जब दो बाउंड्रीज प्लेट की मिलती हैं तो यहाँ पे बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। वो कन्वर्जन, डाइवर्जन, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी बाउंड्री देखने को मिले, अगर तुम्हें ऐसी बाउंड्री देखने को मिल रही जहां पे ज्यादा ये अर्थक्वेक और वोल्केनो आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं राइज ऑफ फायर। राइज ऑफ फायर ऐसी उन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री को बोलते हैं जहां पे दो बाउंड्री आपस में मिलती हैं, लेकिन वहां पे अर्थक्वेक, वोल्केनो ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं राइज ऑफ फायर। वही है तुम्हारा, देखो राइज ऑफ फायर नहीं, रिंग ऑफ फायर। तो प्लेट बाउंड्रीज दे हैपन मोस्ट ऑफन along the edges where two tectonic plates meet। अर्थक्वेक कहां ज्यादा आता है? क्यों आ रहा था ज्यादा? टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से आ रहा था। कहां ज्यादा आता है? रिंग ऑफ फायर वाले प्लेस पे, जहां पे दो बाउंड्री आपस में मिल रहे उस वाले प्लेस पे, और रिंग ऑफ फायर के प्लेस पे। रिंग ऑफ फायर वो उस बाउंड्रीज को बोलते हैं जहां पे अर्थक्वेक और वोल्केनो ज्यादा है। इसके दो आपके देख सकते हो। और ये रिंग ऑफ फायर जनरली तुम्हें पैसिफिक के अंदर देखने को मिलेगा। जो पैसिफिक ओशन है उसमें रिंग ऑफ फायर का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, या वहां पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, जहां पे वो मीट करते हैं, दूसरे को मिल जाते हैं, उस बाउंड्री पे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो देखने को मिलता है। इसीलिए हम बोल देते हैं क्या, कि जो तुम्हारा पैसिफिक का रिंग ऑफ फायर है वहां ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, और तुम्हारा जो प्लेट बाउंड्री है वहां अर्थक्वेक तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अर्थक्वेक कहां ज्यादा देखने को मिलता है? प्लेट बाउंड्रीज और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। और क्यों हो रहा है? प्लेट की मूवमेंट की वजह से। क्या हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो नो, साइंटिस्ट कैन फाइंड एरिया एट रिस्क, बट इट्स करेंटली नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, केवल एक प्रेडिक्शन ही है, बोल सकते हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन करंट डेट एंड टाइम हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेट मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। क्या प्लेट का मूवमेंट की वजह से ही तुम्हारा उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या प्लेट का मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्वेक और वोल्केनो कॉज करने के लिए? तो एकदम सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा यस। इसको एक्सप्लेन करने की बोला, पहले लिख देना यस, प्लेट मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो फॉर्मेशन। ठीक, पहले यस लिखना, फिर अगर एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो उसमें बता देना कि हाँ ये होता है प्लेट की मूवमेंट की वजह से। प्लेट की मूवमेंट कई प्रकार के हो सकती हैं, जैसे दोनों आपस में यहाँ पे मूवमेंट मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी बाउंड्री, सेकेंडरी बाउंड्री नहीं फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे तुम्हारा कसी बाउंड्री का फॉर्मेशन होगा, कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म की वजह से। इन्हीं तीनों बाउंड्री के फॉर्मेशन की वजह से जनरली रिंग ऑफ फायर बनता है, या इसी बाउंड्री की वजह से तुम्हारा बनता है क्या, इन्हीं की मूवमेंट की वजह से तुम्हारा अर्थक्वेक या वोल्केनो ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखो कन्वर्जन, तुम्हारा कन्वर्जन बाउंड्री दिख रही है, जब दो प्लेट आपस में कोलाइड करेंगे तब पावरफुल अर्थक्वेक आ रहा है। डाइवर्जेंट में देखो इसमें कॉजेस शैलो अर्थक्वेक, थोड़ा सा धीमा हो सकता है डाइवर्जेंट में, क्योंकि दो प्लेट आपस से दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तीसरा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में मैसिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक होता है। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा कि बीच से एकदम आपका एक लेयर ही गायब हो जाती है, इसमें ट्रांसफॉर्म में से बीच से गायब हो जाएगा, एकदम बहुत खतरनाक वाला, दो पेड़ अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, और खतरनाक वाला अर्थक्वेक आता है मैसिव। तो ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्री से जो फॉर्मेशन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स उसमें बहुत मैसिव आता है अर्थक्वेक, और अगर डाइवर्जेंट होगा तो स्लो होगा, स्वालो होगा, और अगर जो तुम्हारा कन्वर्जेंट होगा तो थोड़ा सा उससे हाई होगा, बीच वाले से तुम्हारे डाइवर्जेंट से हल्का सा हाई होगा। और रिंग ऑफ फायर देख रहे हो जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है, 75% ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे वोल्केनो और अर्थक्वेक के जून्स हैं तुम्हारे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। बस इन लोगों को डिटेल चपा देना, इन सब पॉइंट करीब वाला ना दिया तो चलेगा। अब एक एनसीईआरटी में और क्वेश्चन दिया है, पांचवा, ड्रा एंड लेवल डायग्राम ऑफ मेंडर एंड डेल्टा। तो मेंडर मैंने पहले बताया था, मेंडर तुम्हारा वो एस शेप मूवमेंट होता है नदियों का,
जनरली इरोजन और वेदरिंग की वजह से फॉर्मेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं मेंडर। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो प्लेस होता है जहां पे जब नदी अपने अपर लोअर अपर मिडिल और दोनों को अपर और मिडिल कोर्स को पार करके, मतलब अपने जो उसकी जो एक्सट्रीम एनर्जी है उसको लॉस करके जब एकदम लास्ट वाले पार्ट पे आ जाएगी लोअर कोर्स पे, तो जिसकी उसके पास जितना भी मटेरियल डिपॉजिट होगा सब एक जगह इकट्ठा कर देगी और फैन और ट्रायंगुलर से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, बहुत फर्टाइल है क्योंकि वहां पे कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल मिल जाती है। अगर मान लो फिगर डायग्राम बनाने के लिए तुम सेम ऐसे डिक्टो बना देना, ये तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा दिखा देना, यहाँ पे छोटा सा वाटर एरिया दिखा के बोल देना ये ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक, ये तुम्हारा डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा ये मोटा सा पार्ट होता है, इसका शेप बता देना बस डेल्टा का कैसा होता है, फैन फैन या ट्रायंगुलर शेप बोल देना, बस हो गया। लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर डिफॉरेस्टेशन एंड इरोजन एसोसिएटेड विद ईच अदर? डिफॉरेस्टेशन और इरोजन एक दूसरे से एसोसिएटेड क्यों है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ट्री और प्लांट। जब हम बहुत ज्यादा लंबे एरिया में अगर हम प्लांट को काट देते हैं, एकदम मैदान खाली कर देंगे कि काटे जा रहे हैं कंटिन्यूस कटिंग करते चले जा रहे हैं लंबे एरिया तक, लार्ज एकदम एरिया को, तो उसे बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन करना। और डिफॉरेस्टेशन ही प्राइमरी रोल होता है तुम्हारा इरोजन का, क्योंकि प्लांट क्या करता है जनरली मिट्टी को ऐसे अपने रूट की हेल्प से ऐसे उसको बांध के रखता है, होल्ड किए रखता है। लेकिन अगर तुम प्लांट को काट दोगे तो वहां पे सॉइल इरोजन होने लगेगा, मिट्टी कट जाएगी, वहां के जो जितने भी मटेरियल्स होंगे स्टोन सॉइल डिपोजिशन वो सब कट के बहने लगेगा, तो इसलिए प्लांट को काटना नहीं चाहिए। तो डिफिनेशन देख लो, डिफॉरेस्टेशन क्या है? परमानेंट कटिंग डाउन, क्लियरिंग और रिमूवल ऑफ ट्री और फॉरेस्ट फ्रॉम अ लार्ज एरिया। अगर छोटे से एरिया में तुम काट रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन नहीं बोलेंगे, परमानेंट तुम कटिंग करो, लेकिन लार्ज एरिया में पेड़ों काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा। इरोजन क्या होता है? वॉशिंग अवे और ब्लोइंग अवे ऑफ द फर्टाइल टॉप लेयर बाय द नेचुरल फोर्सेस लाइक वाइंड एंड वाटर। जब हवा और पानी को ऐसे ऊपर की लेयर ऐसे कट के निकल जाए वाटर की फ्लो की वजह से, हवा की वजह से, तो उसे बोलते हैं इरोजन। इरोजन उसी सेट पे होगा लेकिन मूवमेंट पार्टिकल्स का होगा। वेदरिंग उसी सेट पे होता है लेकिन उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, लंबे समय तक होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफॉरेस्टेशन क्या तुम्हारा था? कटिंग डाउन ऑफ ट्री बाय ह्यूमंस, लार्ज एरिया में होना बहुत जरूरी है। डैमेज क्या करेगा? हमारे इन्वायरमेंट और प्लांट ट्री को डैमेज करेगा, तो हमारा इकोसिस्टम डैमेज होगा, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लगेगी, यूवी रेडिएशन ज्यादा आएगा क्योंकि, और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बहुत घटने लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया में प्लांट को काटोगे तो तुम्हारा इरोजन भी बहुत खतरनाक वाला होगा। तुम्हारी जो सॉइल फर्टाइल वो इनफर्टाइल हो सकती है क्योंकि इरोजन होगा, सॉइल बढ़ जाएगी। इरोजन कोई मतलब वो वाली नहीं चीज है कि हाँ इरोजन होने दो, इरोजन तुम्हारी वाटर की लेयर को काट दे रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो सकता है कि तुम्हारा ऐसे देखने को मिल जाएगा कि पता चला कि तुम्हारा फर्टाइल एंड इनफर्टाइल बदल गया। इसलिए जनरली अपने खेतों में खाद फेंक देते हैं जो जनरली काउ डंग का होता है, तो उसको हम फेंको देते हैं, उसमें छिड़क देंगे ना, तो क्या होगा एक बॉन्डेज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इरोजन में इरोजन को रोकने में हेल्प करता है। सॉइल इरोजन में क्या होगा? सॉइल वॉश कर जाती है वाइंड और वाटर से, फर्टिलिटी लूज हो जाती है, फिजिकल रिमूवल ऑफ अर्थ मटेरियल्स का हो जाता है। तो ये जनरली तुम्हारे दोनों का डिफरेंस है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या डिफॉरेस्टेशन और इरोजन एक दूसरे से लिंक है? हाँ लिंक है। क्यों लिंक है? कि डिफॉरेस्टेशन ही इरोजन कॉज करता है, यही उन दोनों के बीच का लिंक है, एक यही पॉइंट। व्हाट इज द लिंक बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड इरोजन? एक ही लिंक बोलोगे कि डिफॉरेस्टेशन कॉज करता है इरोजन को, अगर डिफॉरेस्टेशन न करें इरोजन ना हो। देखो वही लिखा हुआ, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन इज द कॉज एंड सॉइल इरोजन इज द डायरेक्ट रिजल्ट। डिफॉरेस्टेशन करोगे तो सॉइल इरोजन तुमको डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, यही इन दोनों के बीच में लिंक है। क्या लिंक है? डिफॉरेस्टेशन कॉज सॉइल इरोजन एज द रिजल्ट। और इसका क्या तुमको लॉस देखने को मिलेगा? लॉस ऑफ शील्ड, ट्री एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड को प्रोटेक्ट करने का ट्री अम्ब्रेला काम करता है, छाते की तरह काम कर रहा है, तो उसको काटोगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन होगा, तुम्हारी फर्टाइल एंड इनफर्टाइल हो जाएगा, तुम्हारा एग्रीकल्चर लॉस होगा, तुम्हारी क्रॉप वैरायटीज तुम्हारी डिफरेंस हो जाएगी और तुम्हारी इकोनॉमी घट जाएगी। ये सब इसका लॉस ऑफ, तुम इसके लॉस बोल सकते हो। बस ये था खत्म, ये इसमें जनरल लिंक हो सकता है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे थैंक यू वाले स्लाइड पे, क्योंकि अब हमारा ये तुम्हारा जो चैप्टर था शेपिंग ऑफ द अर्थ एकदम बढ़िया, एकदम एनसीईआरटी के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। द एंड ऑफ चैप्टर। आपका एग्जाम जैसे जैसे पास रहेगा तो मैं एक शॉर्ट 15-20 मिनट डाल दूंगा, मोटा मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिससे आपको क्या होगा
ये देखे लेंगे सभी पांचों लेक्चर जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस किया हूँ चारों, इसको देख लेंगे, फिर माइंड सेट बन जाएगा। तो जो 15-20 मिनट का लेक्चर मैं भेजूंगा उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आराम से एग्जाम में कर लेंगे। समझ गए? तो अगर मान लो तुमसे मैंने पूछा बताओ डिफॉरेस्टेशन क्या है, इरोजन में क्या डिफरेंस होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस कटिंग डाउन ऑफ ट्री, लार्ज एरिया में काटोगे तो उसे डिफॉरेस्टेशन बोल देंगे। तुम्हारा इससे क्या होगा, तुम्हारा सॉइल इरोजन हो रहा है, डायरेक्ट लिंक है। इरोजन क्या है? इरोजन फर्टाइल लेयर्स का इरोड हो जाना, मूवमेंट हो जाना, तुम्हारी नॉर्मल अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है उसका मूवमेंट हो जाना, सॉइल इरोजन, हैवी रेनफॉल और वाइंड फ्लो से हो जाता है। डिफरेंस लिंक की ध्यान रखना, लिंक क्या है इसका? लिंक यही है कि डिफॉरेस्टेशन ही इरोजन कॉज करता है। ठीक, तो यहाँ आपका चैप्टर ये वाइंड अप हो जाता है, खत्म कहानी, चैप्टर खत्म हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मान लो अब तुम्हारे किसी हिस्ट्री वाले पार्ट पे रहेगा या तो फिर डेमोक्रेसी रहेगा। ये तो पार्ट हो गया आपका यूनिट टेस्ट का काम। इसमें जियोग्राफी में तो होगा क्योंकि 2-3 चैप्टर हैं, उसमें एक ही चैप्टर देगा, मतलब जियोग्राफी से एक आएगा, डेमोक्रेसी से एक आ जाएगा, इकोनॉमिक्स से एक आ जाएगा और हिस्ट्री से आ सकता है। पॉलिटिक्स मतलब डेमोक्रेसी उसमें आ ही रहा है। ठीक, तो 1-1 चैप्टर आएंगे तो इसमें जियोग्राफी का खेला आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर शायद हो सकता है पॉलिटिक्स से या इकोनॉमिक्स से या तुम्हारा उससे हिस्ट्री से हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।